नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 7 हिस्ट्री इतिहास है ये और चैप्टर 3 है जिसका नाम है दिल्ली और 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है कि जो भारत की राजधानी है दिल्ली, इसमें 12वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक किस प्रकार के राजा और उनके शासन काल हुए थे। इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। हालाँकि मैं इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले बता दूँ कि क्लास 7th हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चैप्टर 3 है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बुक के हिसाब से पूरे नोट्स को कंप्लीट करवा रखा है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वो वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है दिल्ली और यहाँ पे जो 12वीं से 15वीं शताब्दी तक शासन काल चला है उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है दिल्ली में पहले पहल राजधानी। दिल्ली में पहले पहल राजधानी कहने का मतलब है कि दिल्ली की जो राजधानी के रूप में निर्माण किया गया, उस समय इसकी स्थिति कैसी थी? तो देखिए 12वीं सदी तक दिल्ली एक आम शहर हुआ करता था। अगर हम 12वीं शताब्दी तक की बात करें या 12वीं सदी तक की बात कर लें, तो दिल्ली राजधानी नहीं हुआ करता था, बल्कि एक नॉर्मल शहर हुआ करता था, एक साधारण शहर हुआ करता था। जैसे आज के समय में पटना, रांची, लखनऊ, मध्य प्रदेश में ग्वालियर आप कह सकते हैं, भोपाल, चेन्नई, बैंगलोर, केरल, कर्नाटक, ऐसा ही कुछ दिल्ली के लिए भी था। दिल्ली भी ऐसे ही आम शहर हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद जब यहाँ पे राजपूत राजाओं ने इसे अपनी राजधानी बनाई। याद रखिएगा कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने वाले भारत के ही राजपूत राजा थे, मतलब कि जो हिंदू राजा हुआ करते थे, उन्होंने ही दिल्ली को राजधानी बनाया था। और धीरे धीरे दिल्ली क्या हुआ, राजनीतिक महत्व बढ़ता गया। जब किसी देश की राजधानी अगर होती है कोई जगह, तो वहां पे राजनीतिक मुद्दे बढ़ने लगते हैं, वहां पे चहल पहल बढ़ने लगता है। मुगल शासन के समय में दिल्ली को राजनीतिक महत्व अपने चरम पर पहुंच गया। जब मुगलों का शासन हमारे भारत में था, उस समय जो भारत के राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया गया था, तो इसका जो महत्व था, इसकी जो प्रशंसा थी, इसकी जो समय सीमा थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा यह महत्वपूर्ण हो गया था। पॉइंट हमारा कहता है तोमर राजपूतों ने 12वीं सदी में ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। एक नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार होता है कि तोमर राजपूत जो थे, उन्होंने ही 12वीं शताब्दी में दिल्ली को पूरे भारत का क्या बनाया, राजधानी बनाया था। उसके बाद 12वीं सदी के मध्य में चौहान राजपूतों ने, आपको चौहान के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा, पृथ्वीराज चौहान का नाम इसमें सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा लिया जाता है। इन्होंने क्या किया, राजपूतों ने तोमर को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। किसने? चौहानों ने तोमर राजपूतों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। इन राजाओं के शासन के दौरान दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र बन चुका था। ध्यान से समझिए, पहले तो तोमर राजपूतों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई। इसके बाद चौहान वंश के जो राजपूत पूत थे, उन्होंने तोमर वंश के राजाओं को हराया और दिल्ली पे कब्जा किया। और जब तक ये शासन काल चल रहा था ना, चाहे वो तोमर का शासन काल हो या फिर चौहान का शासन काल हो, इस बीच में दिल्ली को ना एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र बनाया गया। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस होना शुरू हो गया। यहाँ पर कई जैन व्यापारी भी रहा करते थे। जैन भी एक प्रकार का धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, ऐसे ही जैन धर्म के जो व्यापारी थे वो यहाँ पे रहते थे, जिन्होंने कई प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण जो है वो जैन व्यापारियों के द्वारा ही करवाया गया था। यहाँ पर देहलीवाल नाम से प्रसिद्ध सिक्के ढाले जाते थे। याद रखिएगा, एक सिक्का था जिसको हम करेंसी भी कहते हैं, जिसका नाम था दहलीवाल, उसका ढलाई भी मतलब उसको यहीं पे बनाया जाता था। पॉइंट हमारा कहता है 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। इसके साथ ही दिल्ली धीरे धीरे ऐसी राजधानी बन गई जिसका उपमहाद्वीप के अधिकतर क्षेत्रों पर नियंत्रण होने लगा। देखिए 13वीं सदी की शुरुआत की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, दिल्ली के शासन सत्ता की शुरुआत हुई। इसके साथ ही दिल्ली धीरे धीरे राजधानी बन गया। आपको पता है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली को भारत के राजधानी बनाने वाले लोग कौन थे, तो आप बताएंगे दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने वाले
तोमर राजपूत राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे-जैसे समय बीतता गया, तो दिल्ली जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध होता गया। यहाँ पे व्यापार का केंद्र खुल गया, यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र का अखाड़ा खुल गया। धीरे-धीरे दिल्ली सल्तनत उन 5 राजवंशों से बना है। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत जो है उन 5 राजवंशों से बना है, उन राजाओं से बना है जिन्होंने अलग-अलग समय पर शासन किया है। क्योंकि आपको तो पता है हर एक राजा के बाद दूसरा राजा आता था, दूसरा राजा के बाद तीसरा राजा आता था, तीसरे राजा के बाद चौथा राजा आता था। तो इस प्रकार से 5 राजाओं के माध्यम से इस दिल्ली को इतना संपूर्ण बनाया गया है। इस मतलब यहाँ पे जो राज करने वाले सुल्तान थे, जो राजा थे, वो कई शहर बसाए, कई शहरों का निर्माण किया। आज हम सामूहिक रूप से इसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इन शहरों के कुछ उदाहरण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली ए कुहा, जहांपना, सिरी, फिरोजाबाद आदि ये सब उस समय के राजाओं के द्वारा बनाए गए शहर थे। हालांकि आज इन सभी को जोड़ के हम एक ही साथ इन सभी को क्या कहते हैं? दिल्ली कहते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है राजपूत राजवंश। देखिए, अब हम बात करेंगे उन महान शासकों के बारे में, उन महान राजाओं के बारे में जिन्होंने भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया। तो सबसे पहला तो आता है तोमर राजपूत। इन्होंने 12वीं सदी की शुरुआत से 1165 तक शासन किया। याद रखिएगा, 12वीं सदी की शुरुआत से 1165 तक शासन किया। किसने? तोमर राजपूत राजाओं ने। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अनंगपाल। देखिए, इन्होंने 1130 से 1145 तक शासन किया। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आता है चौहान, जो 1165 से 1192 तक किया। कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये जो तोमर थे, इन्होंने भी तो 1165 तक शासन किया और अनंगपाल जो था वो 1130 से 1145 तक किया। तो ये दोनों क्या साथ में दिल्ली पे शासन कर रहे थे? नहीं, यहाँ पे बात दिल्ली के शासन करने वाले राजाओं का नहीं हो रहा। यहाँ पे बात हो रहा है पूरे भारत के अंदर प्रमुख राजपूत राजवंश जो थे, जिनका शासन अलग-अलग जगहों पे चलता था, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो तोमर के जो शासन काल था वो 12वीं सदी से 1165 तक चला। अनंगपाल की अगर हम बात कर लें तो 1130 से 1145 तक चला। चौहान वंश की अगर हम बात कर लें तो 1165 से 1192 तक चला। पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात कर लें तो 1175 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल रहा है। तो ये कुछ प्रमुख राजपूत राजवंश थे जिनका शासनकाल हमारे भारत में रहा था। पॉइंट हमारा कहता है शुरुआती तुर्की शासक। अब हम तुर्की के शासक की बात करते हैं जो हमारे भारत पर आक्रमण करके हमारे भारत को गुलाम बना के हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। तो सबसे पहले नंबर में तुर्की शासक में नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किया हमारे भारत पे। दूसरे नंबर पे आता है शमसुद्दीन इल्तुमिश। इन्होंने 1210 से 1236 तक भारत के ऊपर शासन किया। तीसरे नंबर पे आता है रजिया सुल्तान का। रजिया अगर नाम है तो इसका पूरा नाम याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक शासन इनका हमारे भारत पे रहा था। चौथे नंबर पे आता है गयासुद्दीन बलबन। 1266 से 1287 तक शासनकाल रहा। तो ये कुछ प्रमुख तुर्की शासक थे जो भारतीय नहीं थे, तुर्क देश के रहने वाले थे, जिन्होंने भारत पे शासन किया, जिसमें से 4 इनका प्रमुख शासनकाल रहा। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है शमसुद्दीन इल्तुमिश, तीसरा है रजिया सुल्तान और चौथा है गयासुद्दीन बलबन। और इनका जो टाइम पीरियड है, कब से कब तक इन्होंने शासन किया है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। स्लाइड में हमें पढ़ना है खलजी वंश राजवंश के बारे में। अब इसे समझ लीजिए कि खलजी राजवंश क्या था। ये भी हमारे भारत देश में शासन कर चुके हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है जलालुद्दीन खलजी। ये 1290 से 1296 तक शासनकाल इनका रहा है। दूसरे नंबर पे आता है अलाउद्दीन खलजी। ये है 1296 से
1316 तक ये दोनों का शासन काल दिया हुआ है। कब से कब तक? खलजी राजवंश ने, क्योंकि भारत के राज्य में या भारत के देश में अलग अलग लोगों ने शासन किया है, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि किन लोगों ने कब तक हमारे भारत पे शासन किया। इसलिए शुरुआत से हमने आपको बताया, पहला तो हमारा राजपूत राजवंश था, दूसरा हमारा तुर्की शासक के बारे में था, तीसरा हमारा खलजी राजवंश है जिसमें दो शासक का नाम इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको दो शासक का नाम बता दिया गया है, जिसमें पहला है जलालुद्दीन खलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खलजी। इसका जो टाइम पीरियड है शासन का वो भी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट नंबर पे है तुगलक राजवंश, इन्होंने भी हमारे भारत देश के ऊपर शासन किया है। तो सबसे पहला तुगलक राजवंश में गयासुद्दीन तुगलक आता है, जिन्होंने 1320 से 1324 तक हमारे भारत पे शासन किया था। दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद बिन तुगलक, 1324 से 1351 तक इनका शासन काल हमारे भारत देश में रहा। तीसरे नंबर पे आता है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक इनका शासनकाल हमारे भारत पे रहा। तो ये जो अलग अलग राजवंश है, खलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, इससे पहले हमने तुर्की शासक के बारे में बात किया, इससे पहले हमने राजपूत राजवंश के बारे में बात किया, तो ये सारे जो राजा हुआ करते थे उस समय, शासक हुआ करते थे, इनका शासन काल जो था वो भारत के ऊपर था। और ये कब से कब तक शासन किए हैं वो सारे डेट, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक शासन किया, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 तक शासन किया, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासन किया। तो ये तुगलक वंश के शासन काल के बारे में था। अब हम बात करेंगे सैयद राज वंश के बारे में, इनका शासन काल के बारे में जान लेते हैं। एक ही राजा का नाम सबसे महत्वपूर्ण था, खिरिज खान, याद रखिएगा खिरिज खान। 1414 से 1421 तक का शासन काल इनका हमारे भारत देश के ऊपर था। तो ये सैयद राजवंश के थे। नेक्स्ट है लोदी राजवंश, जिसमें बहलूल लोदी का नाम आता है। 1451 से 1489 तक का शासनकाल लोदी राजवंश के अंदर देखा जाता है। पॉइंट हमारा कहता है सुल्तान के अधीन दिल्ली। अब हम बात करेंगे ये जो दिल्ली था ये किन किन सुल्तानों के अधीन रहा है। हालांकि देखिए ये सब जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से मिलता है, सिक्कों के माध्यम से मिलता है, सत्यापत्र के माध्यम से मिलता है, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचनाएं मिलती है। आजकल के समय में जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जो भी हम अपने पौराणिक चीजों को पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें साक्ष्य के हिसाब से मिलता है, लिखे गए किताब के माध्यम से, या फिर बनाए गए भवन के माध्यम से, या फिर उस समय के पशुओं के माध्यम से, खेती के माध्यम से। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, तवारीख, ये तारीख को हम एक वचन कहते हैं, एक तारीख की, लेकिन तवारीख की अगर बात की जाए तो वो बहुवचन हो जाता है, मतलब एक से ज्यादा, जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। उस समय जो भी राजा हुआ करते थे ना, जो भी सुल्तान हुआ करते थे, उनकी अपनी लैंग्वेज फारसी हुआ करता था, तो वो अपने इतिहास के बारे में फारसी में लिखा करते थे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं, जैसे पहला पॉइंट है हमारा तवारीख। तवारीख के बारे में मैंने बताया, जब एक से ज्यादा डेट के बारे में, तारीख के बारे में बताया जाए तो वो तवारीख हो जाता है। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में ही रहते थे। जितने भी इतिहासकार जो लिखने में एक्सपर्ट थे, जो फारसी लिखा करते थे, वो कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहा करते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हो, वो शायद ही गांव में, मतलब गांव में वो लोग नहीं रहते थे, क्योंकि सुल्तान के बारे में लिखना था, तो सुल्तान कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था, क्योंकि राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। तो ये लोग भी जो लेखक हुआ करते थे, जो फारसी के जानकार हुआ करते थे, ये भी दिल्ली में ही रहा करते थे। दूसरे नंबर पे है, ये अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये जो लिखने वाले लोग थे या फिर जो कविता पढ़ने वाले लोग थे, ये हमेशा सम्राट के बारे में, राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे। और राजा क्या करता था? इनकी बातों से खुश होकर इन्हें बहुत सारा इनाम देता था, बहुत सारे मोहरे देता था, बहुत सारे सोने जवाहरात देता था। और इसी के लोभ में ये लोग जो थे वो अच्छी अच्छी बातें राजा के बारे में लिखते थे। तीसरे नंबर पे आता है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ये जितने भी राइटर हुआ करते थे उस समय, फारसी के लेखक हुआ करते थे, ये राजा को बताते थे कि आप भगवान के बराबर हो, आप इनका जो दर्जा होता था वो भगवान के बराबर देते थे। और लिंग भेद के आधार पर, महिला पुरुष, ऊंच नीच, अमीर गरीब के आधार पर इनको शासन व्यवस्था चलाने के लिए ज्ञान देते थे, सलाह देते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। याद रखिएगा,
हमने इससे पहले बात किया था रजिया सुल्तान के बारे में। यहाँ पे देखिए जो इल्तुतमिश थे, इन्हीं की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक इनका शासन रहा था। तो ये सारी चीजें आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1236 में इल्तुतमिश, सुल्तान इल्तुतमिश जो थे, उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान, और ये सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि महिलाओं को तो राजा बनाया नहीं जाता था, लेकिन रजिया सुल्तान जो थी वो महिला थी, और कहा गया कि वो अपने सभी भाइयों से ज्यादा योग्य है, ज्यादा सक्षम है। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। अब इतना दिन से कभी कोई रानी बनी ही नहीं शासक, कोई महारानी शासक नहीं बनी, इसलिए लोगों को थोड़ा हैरत अंगेज हो रहा था कि कैसे इनको राजा बनाया जाए। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। किसे? रजिया सुल्तान को उसके सिंहासन से हटा दिया गया, और रजिया सुल्तान को 1236 में उसके पिता सुल्तान इल्तुतमिश ने ही सिंहासन पे बिठाया था। पॉइंट हमारा कहता है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और नजदीक से एक नजर। अब हम खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में एक बार देख लेते हैं। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। जो दिल्ली के शुरुआत में इल्तुतमिश शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो अपने ही लोगों को राज्यों का राजा बनाते थे। मतलब कि दूसरे लोगों को वो भरोसा नहीं करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगाहा कहा जाता था। ये जो गुलाम होते थे राजा के, इनको फारसी भाषा में बदगाहा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उनके राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने की बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये जो गुलाम हुआ करते थे, इनको छोटे छोटे राज्यों का राजभार दिया जाता था। इससे पहले इनको सही तरीके से शिक्षित किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था कि कैसे आप अपने राज्य को चलाएंगे, कैसे आप अपने राज्य के लोगों से घुल मिल कर रहेंगे, कैसे आप अपने राज्य का विकास करेंगे। चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर ही वो निर्भर हुआ करते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो जाते थे। तो ये तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में था। अब हम बात करते हैं खलजी और तुगलक शासक, जिसे हम बदगाह का इस्तेमाल करते हुए देखे हैं, क्योंकि ये जितने भी गुलामों का उपयोग करते थे उसे हम क्या कहते हैं? बंदगाह। तो देखिए, ये अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो छोटे तबके के लोग थे, जो गरीब थे, उनको भी ऊंचे स्थानों पर ये बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद के लिए चुना जाता था, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। लोग राजनीति में कहते थे कि छोटे तबके के लोगों को मंत्री, महामंत्री और सेनापति नहीं बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों का सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। जो खिलजी वंश के राजा थे या फिर जो तुगलक वंश के राजा थे, ये अन्य अन्य मतलब सेनापतियों को अलग अलग इलाकों के राजा की तरह या सूबेदार की तरह नियुक्त करते थे। ये इलाके इक्ता कहलाता था। याद रखिएगा, ये इलाका जिसको इसका सूबेदार बनाया जाता था, इन सेना नायकों को, उस इलाके को, उस जगह को इक्ता कहा जाता था। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इकतार और मुखर्ती कहे जाते थे। मुखर्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। अगर कोई लड़ाइयां वगैरह होती है तो उसमें सेना का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। इक्तो कहने का मतलब है जो राज्य उनको दिया जाता था उसमें सही तरीके से कानून की व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व का वसूल किया करते थे। राजस्व क्या होता है? टैक्स वसूल करते थे। हिंदी में इसे हम कर कहते हैं। कर वसूला करते थे अपने राज्य से। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वो अपने सैनिकों का तनख्वाह भी देते थे। जो टैक्स उन्हें प्राप्त होता था, इसी टैक्स के माध्यम से जो उनके पास सैनिक वगैरह होते थे उनको सैलरी दिया जाता था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। उस समय 3 तरह के कर थे। कर का मतलब है टैक्स। उस समय जब इन राजाओं का शासन हुआ करता था तो 3 तरह का टैक्स वसूल किया जाता था। सबसे पहला टैक्स था सबसे पहला टैक्स था कृषि पर, मतलब जो खेती हुआ करता था उस पे टैक्स लगता था, जिसे हम खराज कहते हैं। और जो किसान की उपज का लगभग
50% होता था। किसान जितना भी खेती करके अनाज उगाता था उसका आधा जो है वो उसे राजा को देना पड़ता था। दूसरे नंबर पर है मवेशियों पर टैक्स, जो पशुपालन होता था उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। इसके अलावा तीसरा है घरों पर, जो मकान हुआ करता था उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। तो जब इन राजाओं का शासन हुआ करता था उस समय मुख्य रूप से इसी 3 प्रकार के टैक्स को वसूला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब हम 15वीं और 16वीं शताब्दी के सल्तनत अर्थात शासन काल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके एनसीईआरटी बुक में तालिका 1 को एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे एक तालिका बनाया गया है, एक चित्र अंकित किया गया है। उसमें तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज रहा। याद रखिएगा, जब तालिका 1 में आप देखोगे तो उसमें आपको सारा बताया गया है कि कौन से समय में किस राजाओं का शासन हुआ करता था। तो तुगलक वंश के बाद, याद रखिएगा, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा और आगरा जैसे प्रमुख शहरों पर सैयद तथा लोदी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। मतलब गुलाम शासकों की यहाँ पे समाप्ति हो गई। उनकी राजधानियां समृद्ध थी, अमीर था तथा राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभर कर सामने आए थे। तो ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में जिस प्रकार से राजपाट चल रहा था उसके बारे में था। पॉइंट हमारा कहता है भीतरी प्रदेशों। अब देखिए 13वीं शताब्दी के शुरुआत में, आरंभिक वर्षों में कहने का मतलब है शुरुआत के समय में, दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों पर पड़े शायद ही फैला हो। अब देखिए 13वीं सदी में क्या हुआ, शुरुआत के समय में जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे उन्होंने अपने किले मजबूत करवाए, अपने शहरों पर कंट्रोल किया, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। शहरों से संबंध था लेकिन उनसे दूरी, भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। शहर जो आसपास के शहर थे उस पे तो राजा का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन जो दूर दराज गांव हुआ करता था उस पे इनका कंट्रोल नहीं हुआ करता था, और इसलिए इन्हें आवश्यक सामग्री, रसद, रसद मतलब होता है अन्न दाना पानी आदि के लिए व्यापार या फिर लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ये दूसरे जगहों पर जाके लूट मार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गैरिसन शहरों। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, क्योंकि दिल्ली से ये काफी दूर थे, इस पे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। यहाँ पे बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क में नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, क्योंकि एक तो ये दूर था, इसके अलावा यहाँ के लोग बागी हो चुके थे, दूर था, ये युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे, और मौसम का भी मिजाज कुछ सही नहीं हुआ करता था, कभी बारिश, कभी धूप, कभी ठंड, कभी गर्मी। तो इस कारण से इनका इन शहरों पर कंट्रोल नहीं हो पाता था। पॉइंट हमारा कहता है तारीख या तवारीख। तारीख और तवारीख के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। दिल्ली सुल्तान के समय के इतिहास के बारे में उस समय के लेखकों द्वारा लिखी गई सामग्री को तारीख कहते हैं। याद रखिएगा, दिल्ली के जो सुल्तान हुआ करते थे उन सुल्तानों के बारे में जो लेखकों ने लिखा है, उन लेखकों के द्वारा जो सामग्री तैयार की गई है उसे हम तारीख कहते हैं। तवारीख जो है इसी का बहुवचन है, मतलब एक से ज्यादा समय को हम तवारीख कहते हैं। तवारीख को फारसी में लिखा गया था, जो उस समय के प्रशासन की भाषा थी, उस समय के जो राजा की राजभाषा थी वो फारसी हुआ करता था, इसलिए ये सारी चीजें फारसी में लिखी गई है। तवारीख लिखने वाले सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी लोग विद्वान हुआ करते थे, वो काफी जानकार हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में कहता है ऐसे लोग शहर में, खासकर दिल्ली में रहते थे, जो लोग राइटर हुआ करते थे, जो फारसी के जानकार हुआ करते थे, वो राजा के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में ही रहा करते थे, और वो शायद गांव में बिल्कुल ही नहीं रहते थे। ये लोग उपहार के लालच में, अपने उपहार के लालच में राजा के बारे में हमेशा अच्छी बातें ही लिखा
लिखा करते थे। ये लोग शासकों को सही शासन और सामाजिक व्यवस्था पर भी सलाह देते थे कि कैसे राजपाट को चलाना है। उनके हिसाब से जन्म और लैंगिक आधार पर एक समाज बनाया जा सकता था। जो ये फारसी के राइटर थे, जानकार थे, विद्वान थे, वो राजा को सलाह देते थे कि कैसे लिंग के आधार पर शासन चलाना है, कैसे आदर्श समाज का निर्माण करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है रजिया सुल्तान के बारे में। तो देखिए, इल्तुमिश की बेटी रजिया 1236 में सुल्तान बनी थी, लेकिन एक महिला शासक को अधिकतर लोग गले में नहीं उतार पा रहे थे। गले में नहीं उतार पाना कहने का मतलब है लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि एक महिला उनके ऊपर शासन करे। इसलिए मात्र 4 वर्ष के बाद ही, 4 साल के बाद ही 1236 में वो राजा बनी थी और 1240 में रजिया को गद्दी छोड़नी पड़ी। सल्तनत के विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। 13वीं सदी तक दिल्ली सल्तनत गैरिसन यानी कि छावनी से आगे नहीं फैल पाया, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार इसका नहीं हो पाया था। शहर के बाहर के इलाके शायद ही सुल्तान के शासन में आए। जो आसपास के शहर थे वो तो राजा के कंट्रोल में था, लेकिन जो शहर से दूर के क्षेत्र थे वो राजा के कंट्रोल में नहीं था। इसीलिए इन्हें अपनी जरूरत के लिए व्यापार करना होता था, उपहार करना होता था, या फिर दूसरे दूसरे जगहों पर जाकर लूटपाट करना होता था, और इसी पर यह निर्भर रहा करते थे। उस जमाने में विद्रोह, युद्ध और यहाँ तक कि खराब मौसम ने भी आसपास के इलाकों से संपर्क टूट जाता था। उस समय जो विद्रोह होता था, जो बागी हो जाते थे, या फिर जो युद्ध होता था, या फिर जो मौसम का खराब होना था, इस कारण से लोगों का संपर्क टूट जाता था। इसीलिए दिल्ली की छावनी से बंगाल और सिंध जैसे दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण करना मुश्किल होता था। दिल्ली के राजाओं का इतने दूर तक के राज्यों से संपर्क नहीं हो पाता था। दिल्ली के सुल्तानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां होती थी, जैसे कि अफगानिस्तान के मंगोलों द्वारा आक्रमण, सूबेदार जो जरा सी कमजोरी दिखते ही विद्रोह कर देते थे। उस समय की सुल्तान बड़ी मुश्किलों से इन चुनौतियों से उबर पाते थे, मतलब इन सब को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता था। दिल्ली सल्तनत का ठीक से विस्तार गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक के समय में हुआ। दिल्ली के अगर हम विस्तार की बात कर लें, दिल्ली के अगर व्यापारिक केंद्र बनने की बात कर लें, दिल्ली के एक शहर के रूप में उभरने की बात कर लें, तो वहां पे गयासुद्दीन बलबन का नाम आता है, अलाउद्दीन खलजी का नाम आता है और मोहम्मद तुगलक का नाम आता है। इन सुल्तानों के समय में आंतरिक और बाहरी सीमाओं यानी कि दोनों मोर्चों पर दिल्ली का बहुत ही अधिक विस्तार हुआ था। पॉइंट हमारा कहता है आंतरिक सीमाओं पर युद्ध। ये लड़ाइयां उपमहाद्वीप के भीतरी इलाकों के छावनी शहरों पर कब्जा करने के उद्देश्य से लड़ा जाता था। जितनी भी युद्ध हुआ करता था वो छावनी या शहरों पर कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। इस कोशिश में गंगा, यमुना, दो आब के जंगलों को साफ कर दिया गया और खाना बदोश लोगों को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया गया। जो लोग इस जंगल में रहते थे या फिर जो लोग घूम घूम कर अपना जीवन चलाते थे, उनको इस जगह से भगा दिया गया। फिर उन जमीनों को किसानों को दे दिया गया। व्यापार मार्ग की सुरक्षा बढ़ाई गई और नए नए शहरें और किले बनाकर क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया गया। जो आसपास गांव गांव में जो व्यापार होता था, छोटे लघु उद्योग हुआ करते थे, उनको बढ़ावा दिया गया। वहीं पे अगर हम बात करें बाहरी सीमाओं पर युद्ध, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान शुरू किए गए और मोहम्मद तुगलक के समय में ये अभियान समाप्त हुए। इन अभियानों में हाथी, घोड़े, गुलाम कब्जे में ले लिए जाते थे और सोना चांदी जैसी महंगी धातुओं को लूट लिया जाता था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत तक महाद्वीप के एक बड़े भाग पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हो चुका था। दिल्ली ने अपना साम्राज्य बहुत ही फैला लिया था। जैसे आपने देखा क्लास 7th इतिहास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है ये, जिसका नाम है दिल्ली। और दिल्ली में 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में क्या क्या हुआ, किस प्रकार के शासन काल हुए। हालांकि हमने इस चैप्टर में 16वीं शताब्दी के भी कुछ पॉइंट्सों को पढ़ा है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।